नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने 189 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इसमें ओबीसी कैटेगरी से 32, एससी से 30 और एसटी से 16 उम्मीदवार शामिल हैं। वहीं उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 52 नए नाम हैं, जिसमें बीजेपी ने 9 डॉक्टर, रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, 31 पोस्ट ग्रेजुएट और 8 महिलाओं को टिकट दिया है। इसके अलावा मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई शेखगांव सीट से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार का सामना करने के लिए सोमन्ना और आर अशोक को मैदान में उतारा है। वे दो सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र को शिकारीपुरा सीट से टिकट दिया गया है। साथ ही बता दें कि इससे पहले कर्नाटक बीजेपी के वरिष्ठ नेता के.एस. ईश्वरप्पा ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार किया है। आपको बता दें कि कर्नाटक में 224 सदस्यीय विधानसभा सीट पर 10 मई को एक ही चरण में वोटिंग होगी और इसके नतीजे 13 मई को आएंगे। चुनाव से लगभग एक महीने पहले बीजेपी के कर्नाटक में सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने पार्टी को बड़ा झटका दिया है। आगामी कर्नाटक चुनाव में शेट्टार को बीजेपी ने दूसरे नए नेताओं को रास्ता देने के लिए कहा है। अब ऐसे में अंदेशा लगाया जा रहा है कि उन्हें पार्टी इस बार टिकट नहीं दे रही है। इसके बाद जगदीश शेट्टार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले 6 चुनावों में मैं 21,000 से अधिक मतों के अंतर से जीता हूं। मेरे माइनस पॉइंट्स क्या हैं? पार्टी के इस फैसले से नाराज शेट्टार ने आगे कहा कि मैं बहुत निराश हूं। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में पहले ही चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है और मैं इसे और तेज करूंगा। चुनाव से दूर रहने का सवाल ही नहीं है। 2012 में मुख्यमंत्री बने जगदीश शेट्टार ने अपनी पार्टी पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ। मैं 6 बार जीता हूँ। मेरे करियर में कोई धब्बा नहीं है और मुझ पर कोई आरोप नहीं है, तो मुझे बाहर क्यों किया जा रहा है? मैं पार्टी से कहना चाहता हूँ कि मुझे चुनाव लड़ने की इजाजत दी जाए, नहीं तो यह पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पार्टी की ओर से दी गई नसीहत को दरकिनार करते हुए मंगलवार 11 अप्रैल को राज्य में अनशन किया। उन्होंने पूर्व की वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई की मांग को लेकर एक दिन के लिए यह अनशन किया। वहीं पायलट के इस कदम के बाद अब राज्य की सियासत तेज हो गई है। खबर है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज बुधवार को कैबिनेट की बैठक भी बुलाई है। हालांकि फिलहाल पायलट पर कांग्रेस का रुख नरम है। राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा पायलट के संपर्क में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पायलट कल दिल्ली आ सकते हैं, जहां प्रभारी उनसे मुलाकात कर विवाद सुलझाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार पार्टी नेतृत्व अभी भी गहलोत बनाम पायलट विवाद सुलझाने की कोशिश करेगा। पार्टी में कुछ नेता जहां पायलट के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वहीं कुछ नेता ऐसा करने के पक्ष में नहीं है। लिहाजा विवाद को सुलझाने की एक और कोशिश का फैसला हुआ है। इसलिए प्रभारी रंधावा पायलट से बात करके 1-2 दिनों में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से आकर मिलेंगे, तब फैसला किया जाएगा। सचिन पायलट के अनशन पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि राजस्थान कांग्रेस में मचा घमासान सड़कों पर आ गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह ने अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार को बहुसंख्यक विरोधी भी करार दिया। उन्होंने ट्वीट कर सवाल किया, राजस्थान कांग्रेस में घमासान सड़कों पर आया। गहलोत सरकार में महिलाओं पर अत्याचार, दलित शोषण, खान घोटालों और पेपर लीक घोटाले में कांग्रेस जन मौन क्यों है? पुजारी और संतों की मौत का जिम्मेदार कौन? तुष्टीकरण के मामलों से बहुसंख्यक विरोधी सरकार की दुर्गति निश्चित है। राजस्थान में कांग्रेस के भीतर चल रहे सियासी संग्राम को लेकर अब सभी की नजरें छत्तीसगढ़ पर हैं। दरअसल राजस्थान में पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट के अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने को लेकर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने सचिन पायलट का समर्थन कर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सिंहदेव ने सचिन पायलट के पक्ष में बयान देते हुए कहा कि सचिन पायलट ने कोई लक्ष्मण रेखा पार की, ऐसा मुझे नहीं लगता है। ये पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं है। सचिन पायलट को लगता होगा कि चुनाव के समय उन्हें मतदाता को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वसुंधरा राजे की सरकार में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है और वे इसकी जांच कराएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं कराई। अब आप जनता के पास जाएंगे तो जनता आपसे जवाब मांगेगी, कहेगी हम आपको वोट क्यों दें, आपने जो कहा था अपनी बात पूरी नहीं की। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खोने के एक दिन बाद तृणमूल कांग्रेस ने मंगलवार को
चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि क्या कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर बाकी की पार्टियों ने राष्ट्रीय दर्जे से संबंधित सभी निर्धारित नियमों को पूरा किया है। बता दें, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी अब निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने के लिए कानूनी विकल्प भी तलाश रही है। टीएमसी के प्रदेश उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार ने कहा कि हम कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं क्योंकि हम निर्वाचन आयोग के फैसले से सहमत नहीं हैं। यह एक निष्पक्ष निर्णय नहीं है। इस बीच बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी पर तंज कसते हुए कहा कि उसे अपने नाम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से ऑल इंडिया हटा देना चाहिए। अगले कुछ साल में वह बिना चुनाव चिन्ह वाली पार्टी बन जाएगी। कोई भी जबरन और पैसे खर्च कर राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन सकता। बता दें कि चुनाव आयोग ने सोमवार को टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया था। देश में अब 6 राष्ट्रीय दल हैं, जिनमें बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी शामिल हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन जाने के बाद कहा कि टीएमसी का राष्ट्रीय मंच पर सबसे पुरानी पार्टी की जगह लेने का सपना अब चकनाचूर हो गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कीमत पश्चिम बंगाल में टीएमसी का विस्तार हुआ, तब इसने कांग्रेस नेताओं की खरीद फरोख्त कर बंगाल के बाहर अपना आधार बढ़ाने का सपना देखा था। लेकिन अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चले जाने के बाद टीएमसी राष्ट्रीय स्तर पर एक चूकी हुई ताकत है। बता दें, गोवा और मेघालय जैसे विभिन्न राज्यों में कांग्रेस नेता विशेष रूप से चुनाव से पहले टीएमसी में शामिल हो गए थे। आईपीएल 2023 में कल मंगलवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया है। मुंबई इंडियंस को जीत के लिए 173 रनों का लक्ष्य मिला था और रोहित शर्मा की टीम ने आखिरी गेंद पर मैच अपने नाम कर लिया और इस तरह से मुंबई इंडियंस ने सीजन की पहली जीत अपने नाम दर्ज की। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।